हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों, आज से सामाजिक विज्ञान का आप लोगों के सामने वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास के लिए यह वीडियो है। जो स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक के, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्द, और लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। बच्चों, 10th क्लास का पहला जो पाठ है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है, पहला जो पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इसमें देखिए, इसका सबसे आप लोग को इसका जो टॉपिक है उसमें से सबसे एक नंबरी भी आई। देखिए, एक नंबरी क्योंकि आप लोग को 50/50 है। ठीक है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को हल करना है एग्जाम में। तो आप लोग देखिएगा से इसमें के जो सबसे VVI ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो हम देखेंगे ये सब। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस के क्रांति हुआ था। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अब यह भी देखिएगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या था, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, और तत्कालीन कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, ये सब बात आप 9th क्लास में पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद देखिए, इसी पार्ट में आपको मिलेगा राष्ट्रवाद की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा, इसी पार्ट में मिलेगा आपको फ्रांस में राष्ट्रवाद। उसके बाद आपको मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट के जो योगदान जो किए थे, जो कहा थी क्या है, राष्ट्रवाद के प्रचार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान था, ये भी आप देखिएगा। नेशनल असेंबली के बारे में भी आप इसमें देखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी देखिएगा आप सवाल, बहुत ऐसा सवाल आएगा जो आप लोग देखिएगा। तो पहला सवाल बच्चों आती है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, पहला सवाल आती है से राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर राष्ट्रवाद से ही शुरू है, तो याद रखिएगा चैप्टर का, आप लोग का चैप्टर के नाम में यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। आपका जो चैप्टर है यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। उदय और विकास, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, ये इस चैप्टर में आप देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं से राष्ट्रवाद क्या है। चलिए देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का एक प्रतिफल है। ठीक है, राष्ट्रवाद जो होता है वह आधुनिक, याद रखिएगा, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली वाले राष्ट्रों में नेपोलियन संहिता, ठीक है, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। नेपोलियन के इन कार्यों से इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम हो गया। नेपोलियन जी जो भी काम किए उससे क्या हुआ, इटली के एकीकरण में क्या हुआ, मार्ग, जो रास्ता उसके एकीकरण के जो रास्ता था वो आसान हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सो वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरी ओर नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक, ठीक है, राष्ट्रीय फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और आक्रोश बढ़ा, इससे भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इस प्रकार से विकास के बारे में देखिए, तो पहली बात ये आती है से राष्ट्रवाद क्या है। चलिए हम राष्ट्रवाद के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच
और लगाव की भावना का विकास करता है। राष्ट्रवाद जो होता है ना, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव जो होता है उसके भावना को क्या करता है, विकास करता है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ हुआ से अपने राष्ट्र के प्रति बारे में जो सोचते हैं, आपका जो लगाव हो वही क्या है, राष्ट्रवाद है। चलिए उसके बाद देखिए आप, या किसी भी, ठीक है, या किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। आप एकता में रहिएगा तो राष्ट्रवाद में रहिएगा, देशभक्ति आप में रहेगी, ठीक है। और कहीं भी रहिए, एकता में रहिए तो आपको आप लगेगा हाँ हम, जैसे भारतवासी अगर एकता में रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर एकदम एकता में रहते हैं हम लोग, तो पता भी चलेगा आपको हाँ से हम लोग हिंदू है। राष्ट्रवाद ने बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ठीक है। ये भी इसमें आती है, राष्ट्रवाद के जो परिभाषा बोलिएगा तो आप बोलिएगा कि से राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सवाल ये आती है कि नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार कैसे किए। यहाँ सवाल आती है कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास, राष्ट्रवाद के प्रचार कैसे किए। या ये भी सवाल आती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों के वर्णन करें, ठीक है। तो इस दोनों सवाल का आंसर आप लोग सुनिए और देखिए, समझिए से क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार से। बस देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट विचित्र राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट विचित्र राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राष्ट्रों में नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। नेपोलियन के इन कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम हो गया। नेपोलियन जो भी काम किया ना, तो इटली और जर्मनी के जो मार्ग था वो पूरा क्या हो गया, आसान हो गया, अब एकीकरण होवे करेगा। दूसरी ओर देख लीजिए वहाँ के जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरी ओर नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में, सुनो, अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई एवं आक्रोश बढ़ा, इससे भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यही नेपोलियन जी का काम था। एक सवाल आती है ऑब्जेक्टिव में, राष्ट्रवाद से ही सवाल आती है से इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी याद रखिएगा वर्तमान में यूरोप एक महादेश है, इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही भी ऑब्जेक्टिव है इस साल, याद रखिएगा 2023 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबाण है, याद रखिएगा। एक सवाल और आती है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में, इसी घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कब से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा 1789 में हुआ था, इससे माना जाता है, ठीक है। और एक सवाल आती है कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, ठीक है, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, तब उस समय वहाँ के कौन व्यक्ति यानी कौन राजा उस गद्दी पर बैठे हुए थे। कौन एगो राजा की गद्दी होता है, उस गद्दी पर बैठे हुए थे, तो याद किस वंश के, ठीक है, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश के, ठीक है, बुर्बो वंश के याद रखिएगा जो राजा थे वही क्या बैठे थे, गद्दी पर बैठे हुए थे, याद रखिएगा। कब, 1789 में, ठीक है। चलिए और ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा। सवाल एक आती है से मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, या मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा कि अंधकार युग जो शुरू हुआ था, ठीक है, क्रांति से पहले के युग को हम अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि अंधकार युग को ही खत्म करने के लिए क्रांति हुई, ठीक है। तो मेटरनिक भी एक अंधकार युग में थी।
याद रखिएगा, क्योंकि उसका एक रूल था, उसका नियम था कि शासन करो और सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने दो। याद रखिएगा, मेटरनी यह कहना था कि शासन कीजिए और जो ये परिवर्तन जो होगा, विकास विकास नहीं करना है, जो जहाँ है वैसा ही रहो, ठीक है। अपना वोट जो बैंक होता है वो बनाइए। मेटरनिक यही कहते हैं कि शासन करो और सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने दो। तो आपसे सवाल है कि मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, या मेटरनिक के बारे में उल्लेख करें, ठीक है। इस सभी बातों का सवाल का जवाब आपको अभी मिलेगा। चलिए देखिएगा, सवाल है से मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, या मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो सुनिए, यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848, ठीक है, यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 की अवधि मेटरनिक युग के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 की जो युग था, याद रखिएगा 1815 से 1848 का जो युग था वह मेटरनिक के नाम से फेमस था। याद रखिएगा, वह मेटरनिक के नाम से, याद रखना, जाना था, मेटरनिक के युग था, या ऐसे बोल सकते हैं मेटरनिक युग था। तो याद रखिएगा 1815 से 1848 के युग कौन युग के नाम से जाना जाता है, मेटरनिक युग। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद वियना कांग्रेस, सुनो, वियना कांग्रेस और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। जब नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय हो गया, ठीक है, और उसके बाद वियना कांग्रेस, और उसके बाद वियना जो आया, ठीक है, ये वियना कांग्रेस आया, इसके बाद व्यवस्था आई, ठीक है, इसके बाद जो व्यवस्था की गई, जो व्यवस्था स्थापित की गई, उसी को मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य फ्रांस के क्रांति के देन प्रजातंत्र एवं राष्ट्रवादी भावना को कुचलना तथा पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। इसका उद्देश्य था कि पहले वाला सिस्टम फिर से लाया जाए और न्यू वाला सिस्टम को जल्दी से हटा दिया जाए। मेटरनिक की बात था, ठीक है। मेटरनिक के बारे में ये मेटरनिक जी कहे हुए थे। इस पाठ का एक नंबरी भी आती है से नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। जो नेपोलियन की जो संहिता नियम था वो कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता के लागू किया गया था। एक और आया था, सर देखिए, जब मेटरनिक राज कर रहा था तो याद रखिएगा, वो जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जो ये मेटरनिक है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक नंबर में पूछा जाता है कि मेटरनिक कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको दिया रहेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी में दिया रहेगा प्रासा का चांसलर, ऑप्शन सी में दिया रहेगा फ्रांस का सम्राट, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा, ठीक है, रूस का जार। तो याद रखिएगा क्या होगा, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है। एक सवाल और आता है, याद रखिएगा 2020 के आसपास ये सवाल आया था से रूस में, ठीक है, सवाल आया था से रूस में जार का क्या अर्थ है। सवाल आया था 2020 में, रूस में जार का क्या अर्थ है, ठीक है, रूस में जार का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा रूस में जार का, या ये भी पूछा गया था घुमाकर से रूस में जार किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा रूस में जार रूसी सम्राट को कहा जाता है, यानी वहाँ के जो राजा है उसको ही हम रूस के जार के रूप में जानते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव एक और आया था से मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, याद रखिएगा बच्चों, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापित करना, ठीक है। जो पहले वाला सिस्टम है लागू किया जाए और अभी के सिस्टम को खत्म किया जाए। मेटरनिक के यही नियम था, से पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना किया जाए।
एक सवाल है से 1830 की फ्रांसीसी क्रांति यानी जुलाई क्रांति के कारण की विवेचना करें। तो जुलाई क्रांति किसे कहते हैं इसको जानिए, ठीक है। जुलाई क्रांति कब हुई थी इसके बारे में आप जानिए। सुनिए, देखिए चार्ल्स दशम की स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। आप जानते हैं कि चार्ल्स जो दशम था वह स्वेच्छाचारी था, ठीक है, अपना जो मन होता था वो करता था, ठीक है, और वो निरंकुश शासक था। वह संवैधानिक राजा के रूप में काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। जो चार्ल्स दशम था वो संवैधानिक राजा के रूप में काम नहीं करना चाहता। उसने पॉलीगेनिक नामक एक, ठीक है, व्यक्ति से पॉलीगेनिक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इन दिनों, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, लुई 18वां के द्वारा, ठीक है, लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना का प्रयास किया, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ग के स्थापना का प्रयास किया शक्तिशाली का, ठीक है, याद रखिएगा, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना का प्रयास किया। कौन कौन, तो चार्ल्स दशम, याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे पॉलीगेनिक को, ये दोनों मिलकर लुई 16वां के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी लुई 18वां है, ठीक है। उसके बाद इसी में दिया गया है कि उदारवादियों ने जब इसका विरोध किया तब 4 अज्ञापतियों द्वारा इन पर अंकुश लगाया गया। इससे गृह युद्ध आरंभ हो गया। जुलाई में पेरिस की जनता ने विद्रोह पेरिस पर अधिकार कर लिया। चार्ल्स गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गए, ठीक है, चार्ल्स ने क्या किया, से गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया। यही है जुलाई की क्रांति। जुलाई क्रांति कब हुआ था, 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, जुलाई क्रांति हुआ था। एक सवाल आती है कि इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका है। बच्चों याद रखिए, बहुत ही यही सवाल है, इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका है। काबुल के बारे में आप अच्छे से जानिए, मेटरनी के बारे में जिस प्रकार से आप समझे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से मेटरनी के बारे में समझ गए, ठीक है। आप लोग अगर सिर्फ एक एक वीडियो में चाहते हैं कि वह एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेटरनी के बारे में रहे, एक वीडियो में सिर्फ गैरीबाल्डी के बारे में रहे, काबुल के बारे में रहे, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कहिए सर हमको एक वीडियो काबुल के बारे में चाहिए, एक वीडियो मेटरनी के बारे में, तो आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। एक एक वीडियो में सारी बात क्लियर। इस वीडियो में आपको लगभग चैप्टर के संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, तो आपको हम बता रहे हैं कि इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका, ठीक है, इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका थी, इसी के बारे में बता रहे हैं। या ये सवाल भी आता है कि काबुल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सुनिए, काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है, इटली के एकीकरण के राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है, काबुल को कहा जाता है। 1850 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1850 में वह सर्निया के राजा विक्टर एमुनियल का मंत्री, तो 1852 में प्रधानमंत्री बना। याद रखिएगा, उस सैनिक और आर्थिक सुधार द्वारा मार्टिनिया की स्थिति, ठीक है, जो मंत्री जब बना तो उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सर्निया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। उसने इटली की समस्या के यूरोप में समस्या बना दिया, ठीक है, इटली के समस्या को उसने क्या किया, यूरोपीय समस्या बना दिया। सोचिए, 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोमार्डी पर अधिकार कर लिया। एक और सवाल आती है कि मैं इटली के एकीकरण में मेजीनी के भूमिका का वर्णन करें, ठीक है, मेजीनी, याद रखिएगा, मेजीनी के भूमिका का वर्णन करना है, याद रखिएगा, मेजीनी के भूमिका का वर्णन करें। मेजीनी के बारे में आपको बताना है कि मेजीनी क्या थे और क्या क्या किए इटली के एकीकरण में। सुनिए, मेजीनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिए, परिचय पूछा जाता है से मेजीनी इटली का मसीहा, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मेजीनी को कहा जाता है, ठीक है, इटली का मसीहा कहिए या इटली के एकीकरण का पैगंबर कहिए, ठीक है, परीक्षा में आएगा ही सवाल से इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मेजीनी को। तो सुनिए,
मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजिनी ने कार्बोनारी की सदस्यता का ग्रहण की 1830 से 1831, ठीक है। 1830 से 1831 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। याद रखिएगा, उसने क्या किया? सक्रिय भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली, ठीक है, 1831 तथा यंग यूरोप 1834 का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव में इटली को मुक्त कराना चाहता था। अपने प्रयास में वह विफल रहा। यही है मेजिनी के बारे में। परिचय पूछा जाता है से यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, मेजिनी ने किया था। कार्बोनारी की स्थापना किसने किया था? कार्बोनारी एक संगठन, तो संगठन का स्थापना किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। बच्चों, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है? सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर का ये सवाल जो था आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।